everyone. This is Supriya and welcome back to Veranda IAS Current Affairs Session. ये ऐसा सेशन रहेगा जहाँ पे हम सिर्फ न्यूज़ ही नहीं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इफ़ यू हैव सीन कि आज के समय में ना सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हेडलाइंस के पीछे नहीं उसका एक्चुअल विजन समझना चाहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वो बस अखबार पढ़ना यूपीएससी के लिए काफी नहीं रहेगा. You have to understand the news, understand the reason behind it, try to understand कि क्या विजन है इस इवेंट के पीछे. तो चलिए, we have chosen couple of important current affairs from the Hindu and Indian Express जो कि बहुत ही relevant है GS पेपर 2 और 3 मेंस के हिसाब से, और प्रीलिम्स के भी कुछ की थीम्स रहेंगे that I'll be explaining you. Today's first topic is इसरो का न्यू सैटेलाइट लॉन्च हुआ है जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन से लेकर हम लोग क्लाइमेट मॉनिटरिंग तक इसका टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी देखेंगे. सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पब्लिश किया है PLFS ने, जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वुमेन के पार्टिसिपेशन का एनालिसिस होगा जो डायरेक्टली लिंक होता है GS3 के इकोनॉमिक सेक्शन. इफ वी गो टू थर्ड न्यूज दैट इज आर्टिकल 21 और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के बारे में है. हम लोग जानेंगे कि क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस द्वारा क्या क्या उनके राइट्स हैं. फोर्थ इज नोटा के बारे में है, शुड इट बी मैंडेटरी और नो. एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस ऑन गवर्नेंस पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बहुत सारे फेडरलिज्म क्वेश्चन में आ जाता है, जुडिशरी का रोल क्वेश्चन में आ जाता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस रोड है दोनों में वो भी हम सीखने को मिलेंगे. यहाँ पे हर एक टॉपिक हम लोग एक स्टोरी के जैसे समझेंगे और बस फैक्ट याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर आप ये ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको रिकॉल करने में आसानी होगी. मैंने हमेशा से आई कीप टेलिंग यू कि आई विल बी अटैचिंग द नोट्स बिलो द वीडियो, तो आप उससे दोनों आपको रिविजन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी वो नोट्स मेंटेन करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है जो एक one more shining feather in ISRO's cap. ISRO is all set to launch its EOS-09 satellite on board the PSLV C-61. That is marking its 101 PSLV mission from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा से. तो ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्टेप है टुवर्ड्स बेटर सर्वेलेंस, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए. ये जो EOS-09 है, इट इज इक्विप्ड विद C-band सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR बोलते हैं, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये अलाउ करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग को जहाँ पे क्लाउड या फॉग जैसे परिस्थितियां भी है, और इवन एट नाइट it gives a proper resolution picture to us. तो ये जो SAR टेक्नोलॉजी है एक ऐसी रडार टेक्निक है जो सैटेलाइट को बादल या कोई फॉग या कोई अंधेरा होने पर भी धरती की हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में मदद करती है. What is the meaning of कि रियल टाइम डेटा मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हम अच्छे से बॉर्डर सर्विलेंस कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा टू ट्रैक द मॉनसून एंड एनी अदर क्लाइमेट चेंजेस. अगर हम इसको अपने यूपीएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिंक करेंगे तो प्रीलिम्स में ये सवाल आ सकता है SAR टेक्नोलॉजी के ऊपर C-band किस फ्रीक्वेंसी के रेंज का आता है. और मेंस के लिए ये एक एग्जाम्पल है इंडिया के रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज का, जो एक स्पेस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों में यूजफुल है. तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप दिस सिलेबस थीम इन माइंड एंड रीड द आर्टिकल. थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, जहाँ पे PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्कहॉर्स है 1990. इट इज नोन फॉर लो कॉस्ट एंड हाई रिलायबिलिटी लॉन्च. हम लोग कैसे भूल सकते हैं 2017 मिशन वेयर इसरो हैड लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स इन सिंगल गो. इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना.
और यहाँ पे एक यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको, और कौन से ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजता है, जीएसएलवी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजता है, ये सारा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि इसका जो ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है EOS 9 का असली काम क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सिर्फ सैटेलाइट स्पेस में घूमने के लिए नहीं भेजा है। It's a multi-utility mission with a range of critical uses, जैसे कि डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया, कोई नेशनल सिक्योरिटी का या कोई क्लाइमेट डेटा का ट्रैकिंग करना हो, इसके चलते। तो व्हाट इज इट? फर्स्ट वन इज डिजास्टर रिस्पॉन्स, जहाँ पे EOS 09 enables फ्लड मैपिंग एंड इवन लैंडस्लाइड जोन्स, है ना, ड्यूरिंग बैड वेदर्स, ये आइडेंटिफाई करता है। तो अगर जैसे कोई बारिश या बादल या तूफान हो और जमीन से ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब ये सैटेलाइट ऊपर से बहुत ही एक्यूरेट डेटा हमें दे सकता है। ये जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा दिस वन। सेकेंड पॉइंट इज बॉर्डर सर्वेलेंस। इसमें क्या होता है? इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज. It is essential for guarding sensitive border areas, especially regions like Jammu and Kashmir and Northeast. Considering आज के माहौल में, this could prove a very great technology for us to monitor. ये आप ना इसका इंटरनल सिक्योरिटी के जब आंसर्स फ्रेम करेंगे तो आप ये एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं कि स्पेस बेस्ड डिफेंस सपोर्ट सिस्टम कैसे हो सकता है, हम उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं. दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग में भी एक बहुत ही ये रियल टाइम डेटा देगा, हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा हमें टू ट्रैक द एनवायरमेंटल शिफ्ट्स. इस डेटा से जो कोई टाइडल इंफॉर्मेशन हो या कोई ओशन से रिलेटेड खबरें हो, वो भी हमें आसानी से मिल जाएंगी. This data would supports India's climate commitment under the Paris Agreement and helps in resources management जैसे water, forest और biodiversity. अगर इसका एग्रीकल्चर असेसमेंट देखा जाए तो ये जो EOS 09 सपोर्ट्स करता है प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए. What it does is tracking crop health, soil moisture and yield forecast भी करेगा. ये जो डेटा है EOS 09 से, इट विल फीड इनटू वेरियस नेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जहाँ पे ये एक तरीके से डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट करेगा. ये बहुत ही इसरो का कॉम्पिटेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें. अब चलते हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ चंद्रयान 5 एंड लूपेक्स मिशन पे, जहाँ पे एक इंडिया का जर्नी रहा है लूनर मिशंस पे, एंड एक जो है अपकमिंग मिशन लॉन्च हुआ है चंद्रयान 5 एंड लूपेक्स मिशन. स्टार्टिंग विद चंद्रयान फर्स्ट जो 2018 में, जहां पे इंडिया ने डेब्यू किया था लूनर मिशंस के जॉनर में. सो इट मेड अ हिस्टोरिक डिस्कवरी यहाँ पे, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून फाइंड किए थे इसने. तो इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के स्पेस एजेंसी को ना गिव इट अ शॉक वेव, जहाँ पे पहली बार मून पर पानी के अस्तित्व का पक्का सबूत मिला था हमें. चंद्रयान 2 जो है 2019 में ये स्ट्राइक किया था. दो द लैंडर हैड फेल्ड, द ऑर्बिटर इज अभी तक ऑपरेशनल. वो क्या करता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा वैल्यूएबल जो डेटा है उसको सेंड करते रहता है. ये मिशन एक रिमाइंडर था हमारे लिए कि एक फेल्यूर भी सक्सेस का पार्ट हो सकता है. अब देखेंगे चंद्रयान 3 2023 में जो किया था, इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल, ये बहुत ही बड़ा मेजर माइलस्टोन अचीव किया था इसके साथ. With this, India became the first country to land successfully in the South Polar region, which is believed to host water ice in permanently shadowed craters. ये बहुत ही हमारे लिए माइलस्टोन था. ये यूपीएससी मेंस के आंसर में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंडियाज एस्पिरेशंस इन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक डिप्लोमेसी के थीम के अंडर. टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 5 एंड लूपेक्स जो है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन.
So इससे क्या है, दिस इज अ जॉइंट मिशन ऑफ ISRO and JAXA, Japan Space Agency, to explore water ice in the permanently shadowed region PSRs of the moon. तो ये एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह का पार्टनरशिप रहेगा, क्योंकि अगर मून पर पानी मिलता है तो फ्यूचर में लूनार बेस बनाना पॉसिबल है. So that is a very important move. This mission is going to prove a very important in lunar missions, one of the important lunar missions. ये लुपिक्स का मेन गोल क्या रहेगा, ये देखेगा कि वाटर आइस का एग्जिस्टेंस कंफर्म करता है नहीं, डीप ड्रिलिंग करना पॉसिबल होगा या नहीं, या फिर ह्यूमन बेस्ड पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना. दीज आर हिज बेसिक गोल्स. ये मिशन स्पेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करेगा, जो फ्यूचर के जो इंटरनेशनल स्पेस लॉ के लिए भी बहुत रेलेवेंट बन जाएगा. Moving on to the next point. So moving on to our next point, next topic, that is it is regarding the unemployment data जो कि recently publish किया गया है अप्रैल में through PLFS. तो ये आर्टिकल बताएगा कि भारत की जो बेरोजगारी है और महिला लेबर का इनका एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बताएगा हमें. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो ये डेटा रिलीज करता है मंथली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में. ये जो अप्रैल का सर्वे है, इसके जो हेडलाइन फिगर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. वी विल ब्रेक डाउन इट स्लोली अभी ये सेशन में. आप देखेंगे जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 5.1%. पर यहाँ पे what matters most is the hidden insights in सब कैटेगरीज. लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर. आप देखेंगे अगर मेल अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 5.2 और फीमेल का है 5%. तो इफ यू सी बोथ द फिगर्स आर वेरी मोर और लेस द सेम, लेकिन ये डेटा बहुत ही सरफेस लेवल का डेटा होता है. अगर आप देखेंगे, हम अगर रूरल और अर्बन का डिवाइड करके देखेंगे तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का है 4.5 और अर्बन का है 6.5. 6.5 रूरल से ज्यादा है अर्बन में. अर्बन एरियाज में हायर जॉबलेसनेस है, स्किल जॉब का मिसमैच और अर्बन सैचुरेशन भी वी गेट टू सी. बट यहाँ पे जो है रियल कंसर्न वी फाउंड आउट इन दिस रिपोर्ट वाज द अर्बन फीमेल जो 15 और 29 इयर्स एज ओल्ड के बीच में है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है 23.7% और ये एक बहुत ही अलार्मिंग रेशियो है. मतलब हर छोटी छोटी 4 अर्बन लड़कियों में से एक जॉबलेस है, इवन इफ शी इज एजुकेटेड. ये जो फैक्चुअल डेटा है रिगार्डिंग द PLFS और कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाते हैं और कौन सा डेटा या पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये सारा इम्पोर्टेंट बन जाता है. एंड व्हाई इज द फीमेल क्या बोलते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट यहाँ पे, उनका डेटा कैसे स्टडी किया जाता है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट विद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई हैव अटैच्ड द नोट्स, जो फैक्चुअल डेटा आपको मिल जाएगा उधर से. और यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फीमेल लेबर फोर्स है, इट विल नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट द एम्पावरमेंट बट एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वुमेन काम करेंगे, काम में है, और वो है, अगर काम में नहीं है, वो एक अलग इम्पैक्ट देगा जीडीपी के लिए. एक बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ जीडीपी वुड गो वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस. जीएस के मेंस के लिए आप जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 5 जेंडर इक्वालिटी का और गोल नंबर 8 जो है डिसेंट वर्क का, यू कैन साइट दिस डेटा because it's important, it's verified, and if you will be able to recall it, you kindly mention this in your answers. So let's understand कि ऐसे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं एम्प्लॉयमेंट के चलते, और इकोनॉमी के क्वेश्चन में अगर कोई आप कोट करना चाहते हैं उनको, तो यू कैन एनहांस योर आंसर राइटिंग विद दिस. ये जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हैं, they are very critical to understand India's
economic participation story. So let's start with the two most important ratio जो है labor force participation rate, worker population ratio and urban female youth unemployment का. So first, it is the percentage of people actively working or seeking the work in working age population में. अगर आप रूरल में बात करेंगे तो 58% है, अर्बन में बात करेंगे तो 50% है. मतलब ये जो गांव में आधे से ज्यादा लोग एक्टिव लेबर फोर्स में आते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में पार्टिसिपेशन थोड़ा कम दिखाई दिया हमें. शिक्षा, घर के काम और ये स्किल मिसमैच जो है, ये बहुत ही प्रेडोमिनेंट रीजन कह सकते हैं हम लोग अर्बन के ये लेसर पार्टिसिपेशन का. इफ यू टॉक अबाउट वर्कर पॉपुलेशन, ये बोलता है कि हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली एम्प्लॉयड. इसका रेशियो बताया गया है, रूरल में 55% है, अर्बन में 47% है. दिस मीन्स इवन दो अर्बन एरियाज में हैव हायर एजुकेशन लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट अब्जॉर्प्शन इज स्टिल लैकिंग इन अर्बन एरियाज. WPR का से हमें ना ये भी समझ में आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली ग्रोथ हम कितनी इंक्लूसिव रख पा रहे हैं इसके चलते. So when we come to the urban female youth unemployment, जो कि हमने रिसेंट अभी देखा कि कितना अलार्मिंग परसेंटेज हो गया है, वो जो है हाईएस्ट अमंग ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स बताया है, क्लोज टू 24%. ये सेक्टर जो है जेंडर डिस्पैरिटी और यूथ स्किल क्राइसिस दोनों को हाईलाइट करता है. एंड इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल इनपुट फॉर योर GS2 आंसर्स, जहाँ पे अगर आप कोई विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर GS3 में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए भी बात कर रहे हैं तो यू कैन मेंशन दिस अर्बन फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट. सो factual data you can always find in the notes below. You can go through them. If any other doubts you can comment below. We'll try to rectify that. So ये क्या होता है कि ये सेक्टरल प्लानिंग के लिए या टारगेटेड एम्प्लॉय स्कीम्स के लिए ये सारे इंडिकेटर्स बहुत ही यूजफुल पाए जाते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ बैकबोन ऑफ इंडियाज लेबर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सारे इंडिकेटर्स. Okay, moving to our next slide. It's about Article 21 and digital accessibility for persons with disabilities. So always remember कि डिजिटल इंडिया तभी इंक्लूसिव बनेगा जब उसका एक्सेस हम लोग सबको दे पाए, इंक्लूडिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन. पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है, और जो let me get the date, April 30, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन बताया था आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, स्टेटिंग दैट डिजिटल एक्सेस इज नाउ फंडामेंटल राइट. ये केस क्या था, तो क्या हुआ था, द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिवाइज द डिजिटल KYC नॉर्म सो दैट द person with disabilities can easily access online service. बैंकिंग हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, या कोई गवर्नमेंट पोर्टल्स एक्सेस करना हो. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड से कट गया है क्योंकि वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो ये उसकी डिग्निटी और आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आर्टिकल 21 जो है बहुत इवॉल्व हुआ है, जहाँ पे हमने देखा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े गए थे. अभी हाल ही में जो उन्होंने इंक्लूड किया है वो है राइट टू डिजिटल एक्सेसिबिलिटी. इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिग्निफाइड लाइफ, ऐसे मेंशन किया है. इसका लीगल फ्रेमवर्क ये है कि ये जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, ऑलरेडी मैंडेट्स इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑलरेडी उसमें मेंशन है. जो ये बैरियर फ्री एक्सेस रहेगा डिजिटल सर्विस के लिए, बट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत ही लैगिंग था. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी जोड़ दी है ये क्लॉज अमेंड करके. अगर देखेंगे
यूनिवर्सल डिजाइन जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दिस मीन्स डिजाइनिंग द सिस्टम्स यूजेबल बाय एवरीवन. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यू कैन यूज इन योर आंसर. दिस इज लाइक यूज हर कोई कर सकता है, कोई स्पेशल एडेप्टेशन की सिवाय. जैसे ही किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का रीड अलाउड फीचर है या हाई कॉन्ट्रास्ट मोड होता है, वो यूनिवर्सल डिजाइन का पार्ट होता है. इफ यू हैव एवर विजिटेड गवर्नमेंट वेबसाइट्स, प्लीज गो थ्रू इट, यू विल गेट टू नो. हम लोग इसका गवर्नेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं वेरी वेरी प्रॉपरली. एथिक्स के पेपर में जो हम एम्पैथी के बारे में बात करेंगे, तो ये एक एग्जांपल साइट कर सकते हैं उसमें. अगर हम देखेंगे तो ये जो इसके जो चैलेंजेस हैं, क्या फेस करते हैं वो लोग, क्या उनका रियल कंसर्न्स है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आर्टिकल 21 अब डिजिटल एक्सेसिबल को भी इंक्लूड कर चुका है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी है कितना इंक्लूसिव है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल चैलेंजेस विद इट. सो if you see, first one, screen reader limitations. Many websites don't support screen readers, making it nearly impossible for visually impaired users to navigate them. सोचिए अगर किसी को बैंकिंग या पेंशन पोर्टल एक्सेस करना हो और स्क्रीन रीडर का सपोर्ट ना हो, तो वो तो डिजिटली एक्सक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना. So this is the first challenge. If you see the second one, camera based verification issues, उसमें देखेंगे कि ये जो डिजिटल केवाईसी सिस्टम है, इट लैक ऑडियो क्यूज टू गाइड द डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट और फेशियल पोजिशनिंग. इससे क्या होगा, जो लो विजन या मोटर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट वाले जो यूजर्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही इम्पॉसिबल हो जाता है. Coming to the third challenge, biometric authentication problem. उससे क्या होगा, आधार बेस्ड सिस्टम डिमांड हो जाती है जहां पे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन होता है, बट नो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट फॉर दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटीज. अगर ये तो इट डिनाइज एक्सेस टू स्कॉलरशिप्स, पेंशंस, रेशंस एक्सेट्रा. अगर ये नहीं किया हमने तो दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल दिस फीचर्स. अगर देखेंगे तो लैक ऑफ टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शंस, ये एक फोर्थ चैलेंज देखेंगे. मेनी पोर्टल्स डोंट ऑफर टेक्स्ट टू वॉइस और सेल्फ वेरिफिकेशन सपोर्ट, स्पेशली जो रूरल एरियाज और रीजनल लैंग्वेजेस के चलते होता है, वो अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब है कि अगर रूरल में पर्सन में डिसेबिलिटीज या एल्डरली लोग अपने राइट्स या स्कीम को स्कीम से बहुत वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी उतना इंक्लूसिव नहीं बना है. कॉन्स्टिट्यूशनल इनसाइट्स के अगर मैं आपको देना चाहूंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट फॉलो substantial equality, not just formal compliance. This means कि platforms must functionally work for everyone, not just exist legally. आपको अगर एक टिप है छोटी सी कि if you want to use the phrase कि from digital India to inclusive India, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप इसमें साइड कर सकते हैं. Okay, moving on to our next topic, that is नोटा. तो डेमोक्रेसी जो है चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि चुनाव चुने जाने का राइट्स जो है वो भी है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट डिबेट ऑफ ऑल ऑफ दिस. ये है, शुड नोटा बी मैंडेटरी, इवन बी, या हर इलेक्शन में उसका होना जरूरी है या नहीं. दिस इज द डिबेट. सो अगर हम देखेंगे कि अगर हम केस ऐसा देखेंगे कि मैंडेटरी नोटा मतलब नोटा को मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं, या इसका इलेक्शन कमीशन का स्टैंड क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ वी सी, नोटा एक्ट एज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट टूल फॉर डिससैटिस्फाइड वोटर्स, जिनको कोई नहीं चुनना, कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया वो. सो इफ देयर इज only one candidate, not giving nota would remove the freedom to dissent
फ्रॉम द सिटीजन्स, राइट? तो अगर आपको वोट देना ही पड़ेगा अगर एक ही कैंडिडेट है तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कंपल्शन बन जाता है। अगर कोई स्मॉल परसेंटेज का भी डिफरेंस आ गया तो ये तो बहुत ही ऑब्सोल्यूट, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार असेंबली इलेक्शन जो हुए थे 2015 में ना, तो उसमें नोटा का पोल था 2.48%। इमेजिन 2.48% ने नोटा चूज किया था। दिस शोज पीपल डू यूज नोटा व्हेन दे फील देयर चॉइसेस आर इनएडिक्वेट। अगर इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टैंड देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि कंपलसरी नोटा नहीं रखते हैं, अनकंटेस्टेड इलेक्शंस में उसको निकाल दे सकते हैं। तो ये बोलता है कि नोटा हैजंट क्रिएटेड एनी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इम्पैक्ट येट, और बोलता है कि अनकंटेस्टेड इलेक्शंस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर है फ्रॉम द टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग सच प्रैक्टिस। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो इसका पीआईएल का ये जो भी ड्राफ्ट है उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता। मेकिंग नोटा बाइंडिंग, इट वुड रिक्वायर, है ना, लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 या इलेक्शन रूल्स हो गए 1961 के, इन सारों में चेंजेस लाने पर ही हम लोग उसको मैंडेटरी कर सकते हैं या लीगलाइज कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नोटा एम्पावर्स और डाइल्यूट्स डेमोक्रेसी? इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कैन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रियल रिफॉर्म्स? इज नोटा गोइंग टू गेट आवर नेशन रियल रिफॉर्म्स? Should voters have the right to reject and not select compulsorily? ये आपके समझ में भी आना चाहिए बहुत अच्छे से। एंड व्हेन यू आर राइटिंग और फ्रेमिंग एन आंसर GS2 के लिए, इट बिकम्स वेरी मच रेलेवेंट। यू कैन राइट अ फ्रेमवर्क ऑफ आंसर जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स की जो नोटा को एक रियल डेमोक्रेटिक टूल बना सकता है, नॉट ओनली सिंबॉलिक ऑप्शन है। तो करंटली नोटा इज जस्ट अ बटन जहां पे हम लोग, इट्स अ सिंबॉलिक वोट ऑफ प्रोटेस्ट विथ नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ सजेशंस देखते हैं हम लोग जहां पे एक बदलाव ला सकते हैं हम लोग। अभी करंट स्टेटस क्या है? एक ये है, बहुत ही सिंबॉलिक ऑप्शन है जिसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। इट इज नॉन बाइंडिंग, इवन इफ इट गेट्स मैक्सिमम वोट्स, द कैंडिडेट विद नेक्स्ट हाईएस्ट वोट रहेगा वो जीत जाएगा। तो इसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। ये सिस्टम लोगों के ना बहुत जो गुस्सा है वो दिखाता है, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा उसमें। जो दूसरा हाईएस्ट वोट मेंबर होगा वो जीत जाएगा। अगर देखेंगे तो मिनिमम बेंचमार्क रूल है जो अंडर दिस रिफॉर्म आइडिया अ कैंडिडेट मस्ट गेट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स दैट टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेंचमार्क है 33% एंड कोई भी कैंडिडेट अगर 33% नहीं रीच करेगा तो रिजल्ट्स को नलीफाई नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सिस्टम वोटर को ना बहुत ही एम्पावर कर देगा, बहुत ही प्रैक्टिकल डायमेंशंस दे देगा इस रिफॉर्म्स के चलते। अगर री इलेक्शन क्लॉज हो, अगर नोटा जीत जाए तो फ्रेश इलेक्शंस करा सकते हैं जहां पे नए कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। इसका मतलब है कि पूरे कैंडिडेट्स को सारे वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये होगा उनका रियल वोटिंग का पावर। इट वुड मेक द वोटर्स मोर रिस्पॉन्सिबल and more accountable. If we see the legal and administrative angle इसके चलते, तो ये जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है उसका जो है एक PIL फाइल किया था उन्होंने डिमांडिंग ये सारे रिफॉर्म्स, जहाँ पे भी गेट टू सी कि उन्होंने बोला कि हम नोटा को एक मैंडेटरी ऑप्शन बनाएंगे सारे इलेक्शंस में। So I'll give you a little context on this PIL as well.
यहाँ पे बोला है कि एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अम, अगर एक ही कंटेस्टेंट कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन, तो डेमोक्रेटिक चॉइस नोटा के आने से इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये जो प्रैक्टिकल हर्डर है, एक प्रैक्टिकल हर्डर है ये लाने में, जो लेजिस्लेटिव मैंडेट चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है ना, और जो इलेक्शन रूल्स है उनको हम लोग अगर थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे तो we can possibly make these changes. इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में या वोटर एम्पावरमेंट में दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या राइट टू रिजेक्ट भी है, वो भी हम लोग इस पे बोल सकते हैं कि नोटा विल बी प्रूव्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। So let's move to another topic, that's precedent reference to the Supreme Court on Governor's powers. आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये बहुत डायरेक्टली कनेक्ट करता है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के साथ। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आर्टिकल 143 को इन्वोक किया है टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स, स्पेशली अंडर आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है आर्टिकल 143 का, अंडर दिस आर्टिकल the president can seek advisory opinion from Supreme Court on any question of law or fact that is of public importance. इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस ले सकती है, जो लीगली बाइंडिंग नहीं होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। यहाँ पे इशू ये है कि the indefinite delay by governors in granting assent to the bills passed by the state legislature is seen these days. So article 200 जो है वो allow करता है governor to assent the or withhold the assent or reserve the bill for the president. आर्टिकल 201 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट्स पावर व्हेन बिल इज रिजर्व्ड। यहाँ पे कंसर्न ये है कि हाउ लॉन्ग कैन गवर्नर डिले विदाउट एक्शन, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टू कीप द बिल पेंडिंग इंडेफिनिटली। तो हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू और फेडरल कंसर्न क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा इफ सच डिलेज वायोलेट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या गवर्नर का रोल न्यूट्रल है या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करता है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। सो दिस इश्यू इज स्पेशली सेंसिटिव इन जो गवर्नमेंट नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा कंप्लेन करता है पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म है, उसमें भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आर्टिकल्स जो आर्टिकल 143, 200, 201 सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू कैन गेट इट इन योर बेसिक बुक एज वेल। आज के ये वाले टॉपिक के जो जुड़े हुए सारे नोट्स हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं, उनको जो आप मेन आंसर्स में लिख सकते हैं, वो मैंने नीचे दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगी। आप वो डाउनलोड करें, रिविजन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 143 जो है ना, बहुत ही ये इंसिडेंट की वजह से लाइट में आ चुका है। तो लेट्स गो थ्रू इट कि गवर्नेंस के लिए या
क्या मायने रखता है आर्टिकल 143? ये जो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 को सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए क्वेश्चन किया था, उसमें उन्होंने 14 क्वेश्चंस पूछे हैं दैट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस डिले इन ग्रांटिंग असेंट टू द बिल्स, स्पेशली इन दिस केस दैट हैज इन्वॉल्व तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, इनके चलते ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आर्टिकल 143 के लिए आर्टिकल 143 समझते हैं हम लोग क्लॉज 1 ऑफ दिस आर्टिकल, जहां पे प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ public importance. This opinion is not binding, but it will hold a high moral and constitutional value. इसका मतलब जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उनका मानना जरूरी नहीं होता, ना ही वो इग्नोर कर पाएंगे। इन शॉर्ट आर्टिकल 143 का क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि इन रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज एंड प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। This clause has largely lost relevance in today's context, so we can just read it once for your understanding. अब ये important इसलिए बन जाता है क्योंकि this references raises key constitutional questions. Can governor delay assent indefinitely? या हो गया what is the constitutional morality behind such delays? How to maintain federal balance without political interference? ये कुछ questions है, ये जो सवाल है वो सामने आते हैं। तो इसका ना गवर्नेंस पे, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखेंगे अगर आर्टिकल 143 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो क्या करता है, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस through informed advice. It bridges the gap between executive and judiciary. It will help in interpretation of complex laws, encourage a dialogue-based constitutional culture. ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आर्टिकल 143 के। आप आर्टिकल 143 को कोट कर सकते हैं जब भी आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें, या स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में या उनके टेंशन के बीच की बात करें, तो आर्टिकल 143 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप आर्टिकल 200 एंड 201 को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में कोट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको अगर कोई उसमें डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, वील ट्राई टू एड्रेस इट। Do go through the notes for all the factual data for the related to the articles. Whatever I'm trying to explain, you can try writing a mains answer based on this article. That would be a great practice exercise. Moving on to the next slide, आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल 143 है उसका हिस्टोरिकल जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, जिस केसेस में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, सो देयर आर सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्रिएट की थी, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 143 to seek the Supreme Court's opinion on complex or sensitive issues. In 1951 दिल्ली लॉ केस हुआ था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ था द इशू, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था। इट गेव अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स एंड लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ परमिसिबल डेलीगेशन। ये जो है डिसीजन आज भी पब्लिक पॉलिसी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सवालों में हम लोग इसको कोट करते आ रहे हैं। 1960 में जो हुआ था वहां पे जो बेरुबारी यूनियन केस हुआ था, वहां पे वेदर इंडिया कैन सीड द टेरिटरी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इशू सामने आई थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मैंडेटरी फॉर टेरिटोरियल चेंजेस। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इफ वी सी 1971 जो केरला का एजुकेशन बिल था, उसमें भी इशू था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ स्टेट बिल के बारे में क्वेश्चन था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया लिमिटेड ओपिनियन दैट एज द बिल हैडंट बिकम अ लॉ येट, उनका ओपिनियन भी उन्होंने लिमिटेड रखा था। ये केस एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट का भी एग्जाम्पल है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज इन 1993, जहां पे रमा जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट हुआ था। वहां पे वेदर अ टेम्पल एग्जिस्टेड बिफोर द मॉस्क दैट बिकेम अ पॉइंट ऑफ टेंशन। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू आंसर, called it a non-justiciable political question। ये भी एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पे जुडिशरी is maintaining distance from the religious political controversies। A very important point to note। 2004 में जो है इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंटमेंट की केस की इशू था, जहां पे क्लैरिफिकेशन ऑन इलेक्शन कमीशन रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इशू की बात की थी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट गेव एन ओपिनियन रीअफर्मिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इन 2025 अभी जो है गवर्नर्स असेंट डिले केस है, जहां पे वो अपने पास रिजर्व कितने टाइम तक कर सकता है, कितने टाइम तक डिले कर सकता है वो है, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है। 14 क्वेश्चंस प्रेसिडेंट ने पूछे हैं अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन अभी आना बाकी है। वी विल गेट इन टच विद दिस आर्टिकल इन कमिंग डेज। जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते जाएंगे, विल added accordingly in our notes। यूपीएससी में अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आर्टिकल 143 बहुत ही इवॉल्व्ड है। इनका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से लेके इलेक्टोरल इंडिपेंडेंस टू नाउ इवन फेडरल अकाउंटेबिलिटी का हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। ये जो डिटेल क्रोनोलॉजी है इसकी, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं हम सबसे जरूरी पॉइंट पे, जहां पे पूरे इस आर्टिकल 143 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को समझने का एक समरी है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो है प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइसेस मांगी है। सो लेट्स डिकोड द कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमास रेज्ड बाय दिस रेफरेंस पॉइंट बाय पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विथ गवर्नेंस ओपिनियन एंड timeliness। So when a bill is sent under Article 200, can the governor delay assent indefinitely? Is the governor bound by the advice of the Council of Ministers? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स रखा है, लेकिन क्या वो उनकी अकाउंटेबिलिटी को नेगेट करता है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे अगर जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो कैन दिस डिस्क्रिशन बी रिव्यूड बाय कोर्ट्स? डज आर्टिकल 361 प्रोटेक्ट द गवर्नर फ्रॉम लीगल क्वेश्चनिंग इवन इन केस ऑफ अनड्यू डिलेज ऑफ द बिल्स? इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आंसर यहाँ पे ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में आप ये पॉइंट बोल सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे भी यू कैन साइड दिस क्वेश्चन। Coming to the third point, presidential powers जो है under Article 201, can the president delay assent after the bill is reserved by governor? Does it affect federal autonomy of the states? ये सवाल जो है स्पेशली तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब स्टेट और सेंटर के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जहां पे सेंटर में तो कोई और गवर्नमेंट रूल कर रहा है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट रूल कर रहा है, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। If we talk about time-bound decision making, should governor and president decisions have constitutional deadlines? Should it have any deadlines for it? Can Council of Ministers enforce such timelines? This would again take to another topic, but let's not go deep that much. तो Supreme Court ने क्या कहा अप्रैल 2025 में? It said कि 3 months for governor and 3 months से ज्यादा कुछ president को if referred. This will make it a landmark judgment in redefining accountability within the constitutional framework.
अभी क्या है, हम लोग ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से GS2 के सेपरेशन ऑफ पावर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर लिखना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में डाल सकते हैं, एथिक्स में भी आ जाएगा कि पब्लिक ऑफिसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाता है ना। If any essay comes with related to constitution, you can definitely बोल सकते हैं कि ये भी challenges हम लोग face कर सकते हैं। Moving on to the next slide, जहाँ पे हम समझेंगे कि presidential references ये एक legal process है या फिर एक constitutional turning point है। We'll try to understand this. So अगर हम देखा जाए, let's see कि इसका larger picture क्या है, what is the significance of this presidential reference. If we talk about the first point, separation of powers, जहाँ पे it raises the issues कि can executive delays override judicially recommended timelines. It becomes a question. क्या गवर्नर की silence on Article 200 उसके अंडर जो आता है, ये एक संवैधानिक टकराव बन जाएगा? इट्स अ क्वेश्चन। सेंटर रिलेशन स्टेट जो है उसमें अगर देखोगे तो ये फ्रिक्शंस लाने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पे इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर के बीच में बहुत ही टेंशन क्रिएट करेगा। दिस चैलेंजेस इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एज वेल, स्पेशली जहाँ पे पॉलिटिकली अपोजिट कंटेंडर्स हम लोग देखेंगे। अगर गवर्नर्स का जो रोल है उसमें देखना चाहते हैं तो ये एक नॉन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है गवर्नर को। सो कैन अ नॉन इलेक्टेड हेड स्टॉल द लेजिस्लेशन पास्ड बाय एन इलेक्टेड असेंबली? उनको क्या वो राइट देना बनता है? लोकतंत्र में ना जनता का निर्णय सबसे ऊपर माना जाता है और ये रेफरेंस इसी क्वेश्चन को लीगली डिफाइन करने की कोशिश करता है। If we talk about the judicial activism, this reference of precedent also raises the question कि is the Supreme Court prescribing governance deadlines and is that not judicial overreach? This is a fine line between judicial interpretation and policy making. So I would like to say कि while the opinion under Article 143 is not binding, उसका इम्पैक्ट बहुत इमेंस होता है। इट विल डेफिनेटली शेप गवर्नर और स्टेट के रिलेशन के जो डायनामिक्स या जुडिशियल कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर या एग्जीक्यूटिव इनएक्शंस के ऊपर, वो भी एक दर्शाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइम बाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को एक अपहेल्ड करेगा ये। और जैसे हमेशा से ना, आप इस पूरे इशू से जुड़े समरी के जो नोट्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, आप नोट्स में देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट, ये यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। डोंट मिस द रिविजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने जाना कि कैसे एक आर्टिकल 143 का रेफरेंस पूरा फेडरल बैलेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक इक्वेशन ही बदल सकता है। हमने एक्सप्लोर किया कि एक रेयर और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 143 के माध्यम से हम लोग फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू और गवर्नर की जो अकाउंटेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। जो टुडे सेशन वी ट्राइड टू conceptually understand meaning behind the headlines we read today. I gave you all the references. Do practice answer writing from the moment you read the आर्टिकल। आपके लिए जो नोट्स है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट या प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट, वो आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप रिवाइज करिए एवरी फ्रीक्वेंटली। विल मीट टुमारो विद डिफरेंट इश्यूज इम्पोर्टेंट आपके लिए एक लेवल अप प्रिपरेशन करने के लिए। सो लेट्स मीट टुमारो। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.